नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना आपको ज़रूर मिलेगी। इसलिए सभी प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 20 में से आप कितने सही कर पाते हैं, मैं ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? यानी कि जो हमारे एससी होते हैं, शेड्यूल कास्ट, और एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स, इन दोनों के लिए जो आरक्षण है वह कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दिया जाता है? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आरक्षण प्रदान किया जाता है। आर्टिकल नंबर 330 करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो देखिए, अंडमान जो निकोबार है यह एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह इसका जो न्याय क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? तो सही आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट ब्रांच। सही आंसर क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की जो सर्किट ब्रांच है वहीं हमारा अंडमान निकोबार का न्याय क्षेत्र में आता है। देखिए, हमारे राज्य देश में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। 25 हाई कोर्ट के दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो 25 न्यायाधीश कहाँ है, इसके लिए आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगी जिसमें जो 25 जो पूरे न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में और ये 25 न्यायाधीश न्यायालय कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में अलग से जो वीडियो में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो देखिए, आपको बताना है कि जो हमारा लक्षद्वीप है इसके न्यायिक क्षेत्र का न्याय कौन सा न्यायालय करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केरल हाईकोर्ट। जो लक्षद्वीप का जो न्यायिक क्षेत्र है वो केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल हाईकोर्ट। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न हमारा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? यानी कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है इसमें जो जजों की संख्या है इसे कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति आदेश से, कानून द्वारा संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या फिर केंद्र सरकार की अधिसूचना? तो देखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून द्वारा संसद। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है इसे संसद में कानून लाकर जो है बदला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी है, तो जो वर्तमान में 2020 की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है 31 वर्तमान में। और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? तो जस्टिस शरद अरविंद बोबडे जो हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर कार्यरत हैं, जिनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है। तो इनका नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? तो देखिए, कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश तभी बन सकता है जब तक वह किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक कार्य कर चुका हो। तो देखिए, उसे उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक कार्य करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली को एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? एनसीटी मतलब हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी होता है और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन। अब ये 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये भी याद रखना है। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और यह लागू कब से हुआ? तो देखिए, लागू हुआ था 1 फरवरी 1992। लागू हुआ 1 फरवरी 1992। जो सूचना जारी कर दी गई, अधिसूचना संशोधन जो है 1991 में किया गया, लागू हुआ 1992 में। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो देखिए, इसे बोलते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। यह वर्तमान में कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 लाख से ऊपर जिस राज्य में जनसंख्या है वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली लागू है। तो देखिए, अब बात करेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? तो देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी, आपने जरूर सुना होगा। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है इनके ही अनुशंसा पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है शुरुआत की गई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होता है ग्राम स्तर का, दूसरा होता है ब्लॉक स्तर का और तीसरा होता है जिला स्तर का।
तो ये हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी 20 लाख करेक्ट हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 8वां प्रश्न हमारा क्या है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो हमारा 8वां प्रश्न देखिए काफ़ी अच्छा है। तो देखिए पहला क्या है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। तो देखिए आपको पता होगा जो राज्य की कार्यकारी शक्ति होती है वह राज्यपाल के हाथ में ही निहित होती है, सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण जो होता है वो मंत्रिपरिषद है, तो ये भी सही है। देखिए जो राज्यपाल होता है यह कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन जो वास्तविक प्रधान होता है वह मंत्रिपरिषद यानी कि मुख्यमंत्री ही होता है, दोनों सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है, बिल्कुल नहीं। देखिए राज्य में जो सभी कार्यकारी निर्णय हैं यह राज्यपाल के नाम पर लिए जाते हैं। किसके नाम पर, राज्यपाल के नाम पर लिए जाते हैं, और लेता कौन है, मंत्रिपरिषद यानी कि मुख्यमंत्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर हम नीचे का सही विकल्प देखें तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केवल 1 और 2 जो हमारा हो जाएगा सही आंसर। 1 और 2 क्या था, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में होती है और राज्य में वास्तविक कार्यकारी जो होता है मंत्रिपरिषद यानी कि मुख्यमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर जो 2 है करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। तो देखिए राज्यपाल को उसके कार्यालय यानी कि उसके पद से कौन हटा सकता है, तो राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार और राज्यपाल को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है, क्योंकि जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए क्या है, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। तो देखिए पहला भाषा क्या है, सिंधी और नेपाली। दूसरा है कोंकणी और मणिपुरी। तीसरा है बोडो और संथाली। चौथा है संथाली और कोंकणी। पांचवा है डोंगरी और मैथिली। तो देखिए इसके बारे में करना क्या है कि 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई। तो बताने कि 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत उपरोक्त में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा इसमें से क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2003 में बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। देखिए बोडो, मैथिली और तो 2003 में जो हमारा 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत कौन कौन सी भाषा को शामिल किया गया। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोडो, संथाली को शामिल किया गया था, डोंगरी और मैथिली को शामिल किया गया था। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है और पांचवा ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा, तीसरा पांचवा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 3 और 5 करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत 8वीं अनुसूची में बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली भाषा को रखा गया। वर्तमान में बात करें कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार करना है। पहला क्या है, सिख, बौद्ध, जैन और फारसी। तो इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे प्रदान किया गया। देखिए इनमें से अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे प्रदान किया गया है, सिख, बौद्ध, जैन। देखिए यहाँ पर फारसी नहीं, यहाँ पर पारसी लिखा हुआ है तो आपको ध्यान देना है, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। तो सही उत्तर हो जाएगा इन सभी को जो है भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया, यानी कि हमारा 1, 2, 3, 4 जो सभी हमारे हैं इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। देखिए हमारा बौद्ध हो जाएगा, सिख हो जाएगा, जैन, पारसी और मुस्लिम। देखिए मुस्लिमों को भी जो है भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया। तो इनके नाम आपको याद रखना है, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। इन सभी को अल्पसंख्यक के अंतर्गत रखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए पहला क्या है, यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। देखिए यह स्वतंत्र निकाय नहीं है, यह राष्ट्रपति के अधीन होता है अगर देखा जाए तो हमारा ये सही नहीं है। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है, बिल्कुल सही। देखिए चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों की मध्यस्थता के लिए अदालत के रूप में कार्य करता है, नहीं, यह अदालत के रूप में कार्य नहीं करता है। चौथा है, अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायत और राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव भी करवाता है, नहीं।
देखिए जो राज्य का चुनाव होता है वो राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। जो हमारा मुख्य चुनाव आयोग द्वारा जो है सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल जो 324 हमारा होता है, 324 में चुनाव आयोग वर्णन किया गया है भारतीय के संविधान के आर्टिकल 324 में। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्या है, पहले हमें पढ़ना है फिर बताना है कि इनमें से कौन सा मिलान सही है। तो देखिए अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, बिल्कुल सही है। देखिए अनुच्छेद जो 72 है इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है, तो सही है। देखिए दूसरा क्या है, 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार है, बिल्कुल सही है। 143 में सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार ही रखा गया है। अनुच्छेद 360 की बात करें तो वित्तीय आपातकाल प्रावधान है, ये भी सही है। 360 में वित्तीय आपातकाल रखा गया है, तो पहला दूसरा तीसरा हमारा सही है। चौथा क्या है, 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ हैं, तो देखिए हमारा ये गलत हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखें तो पहला हमारा सही है, दूसरा सही, तीसरा सही है। 148 से 151 में अटॉर्नी जनरल नहीं रखा गया है, बल्कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को रखा गया है, CAG जिसे हम बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो 148 से 151 में CAG को रखा गया है, अटॉर्नी जनरल को नहीं रखा गया है। तो देखिए हमारा 1 2 3 जो है सही हो जाएगा, 1 2 और 3। तो आपको देखिए ऐसे प्रश्न मेंस एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो इसलिए हमने आपके लिए चुन के प्रश्न ये सब लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार नहीं है। तो देखिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है बताना है 14वें प्रश्न में हमारा। तो देखिए पहला, यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है। दूसरा है, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है। तीसरा है, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया है, उसे रोक दिया गया है। तो देखिए हमें बताना क्या था कि संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है। तो देखिए अयोग्यता का आधार नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा कि अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है या उसे रोक दिया गया है, यह हमारा अयोग्यता कानून में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है केवल चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो देखिए जो हमारी 6ठी अनुसूची है कौन से राज्यों के प्रशासन से संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। तो देखिए अगर राज्य नया बनाना है तो किस अनुसूची का हम संशोधन करेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची को संशोधित करना पड़ेगा। पहली अनुसूची जो है राज्य यानी कि केंद्र और राज्य का जो वर्णन है वह पहली अनुसूची में ही है, इसलिए संघ और राज्य क्षेत्र का जो वर्णन पहली में है, तो नए राज्य को बनाने के लिए या सीमा में परिवर्तन करने के लिए पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां प्रश्न, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक न्यायाधिकार। देखिए जो भारत का संविधान है वह सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। तो देखिए जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानसभा। देखिए जो राज्य विधानसभा होता है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है लेकिन उसकी जो अपील होती है उसमें कार्यवाही में भाग नहीं लेता है, तो ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी। देखिए स्वर्ण सिंह समिति की बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी बात कही थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए जो अनुशंसा दी थी वह स्वर्ण सिंह समिति ने ही दी थी।
स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा देने के बाद कब शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को? देखिए, मौलिक कर्तव्य को 1976 में शामिल किया गया था, भाग 4 में, और अनुच्छेद 51A में जो है रखा गया था किसे? मौलिक कर्तव्यों को। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखिए क्या है। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में प्रदान की गई हैं? यानी कि लोकसभा की जो आरक्षित सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए किस प्रदेश में सर्वाधिक हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक जो सीट है वो आरक्षित की गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से 6 जो सीटें हैं वह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हमने आपको पॉलिटी के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ये सीरीज़ हम जारी रखेंगे और आपको रेगुलर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के जो है और साइंस के 20-20 प्रश्नों के माध्यम से आपको ये टेस्ट सीरीज देते रहेंगे, जिससे आप जो है अपना तैयारी अच्छे से कर पाएँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।